हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 पर्सनावली 5.1 5.1 का ये पार्ट 2 होगा। इसको पार्ट 2 में बनाऊंगा, वरना एक ही पार्ट में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दो पार्टों में मिलेगी आपको देखने को। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप। आपको कतई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो एपी, किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? अर्थमेटिक प्रोग्रामर एपी यानी समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है, इसका बेसिक इधर समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्याएं समझ लो 1, 5, 3, 6, 4, 11। इसमें हम अगला नंबर बता सकते हैं क्या? ध्यान से समझना। दूसरी लेने से 3, 6। इन दोनों में आप लोग कुछ अंतर दिखा? देखो 1, 5, 3, 6, 4, 11। कोई भी क्रम नहीं बन रहा, कोई भी क्रम इनका नहीं है, इनका कोई भी क्रम नहीं है, ऐसे लिख दी गई हैं। लेकिन इनमें देखो 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 3, 3 के बाद 15। यानी 3, 6, 9, 12, 15, 3 दूनी 6। यानी इनके बीच का अंतर जो आपको 3 दिख रहा है ना, तो जब 15 में 3 प्लस करो क्या आ जाएगा? 18। भाई इनके बीच का अंतर 3, इनके 3, इनके 3, इनके 3, तो एक ये क्रम बन रहा है। तो हम एपी उसे कहते हैं जिन संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, जिसे हम सार्वंतर डी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें देखो ये A1 क्या होगा? 3 होगा, A2 6 होगा, A3 9 होगा, A4 12। A4 तक ही रखते हैं, समझ जाओगे। अब इसमें डी, जो इनके बीच का अंतर होता है, इसे हम सार्वंतर कहते हैं, इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर सार्वंतर। अब D1, भाई इनके बीच में जो होगा A1 A2 के D1 निकलेगा। तो D1 कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। D2 जगह निकालना है तो A2 नहीं, D2 निकालना है तो A3 माइनस A2। D3 निकालना है तो A4 माइनस A3। 3 ही रखते, समझ जाओगे। जैसे D1 हमें निकालना A2 माइनस A1, तो A2 मेरा क्या है? 6, आराम से समझना, 6 और माइनस A1 3, क्या निकला? 3। अब ये समझो D2 निकालना तो A3 हमारा 9 है और A2 6 बराबर 3। भाई 9 से 3 6 के 3। D3 हमें निकालना है तो D4 मेरा 12 है, माइनस D3 9 है, 12 से 9 के 3। कुछ आप लोगों को समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि एपी जो होगा उसके बीच, संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो समान होगा। 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3, 10, 50, जो भी हो समान होगा, वही एपी होगा। डी सार्वंतर जो हमारा समान, देखो D1 A2 माइनस A1 तो 3, D2 A3 माइनस A2 3 और D3 D4 माइनस D3 बराबर 3। तो सार्वंतर जो हमारा डी निकलता है उसमें समान निकलेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। समझ चुके आप लोग आराम से? किन स्थितियों में संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? हमें यह बताना ये एपी है तो क्यों है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। कहने का मतलब ये, सवाल की लैंग्वेज समझो कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यहाँ तो कोई चलो, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। यानी कोई टैक्सी वाला है, हम टैक्सी से, इसे ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु से हम बी बिंदु तक जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक टैक्सी वाला होगा। यहाँ पे जो टैक्सी वाला हो, ये टैक्सी वाला है, इसने हमसे कहा
1 किलोमीटर आप चलोगे तो 15 रुपए लेंगे, 1 किलोमीटर के 15 रुपए। उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर जितना आप अतिरिक्त ले जाएंगे 1 किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए और पड़ेंगे। यानी ये पहले किलोमीटर के तो 15 रुपया लेगा ही लेगा। फिर उसके बाद आप आगे और जाना चाहते जितने किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपया वो और लेगा। समझ चुके हैं यहाँ तक? तो हमने कहा भैया यहां से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यहां तक आए तो उसने हमसे कितने लिए? 15 रुपए। अब जब 2 किलोमीटर पर आए हम लोग तो प्लस 8 और लेगा। यहाँ पे 15 थे, 15 में 8 जोड़ो कितने हो गए? 23 हुए ना। अब भैया हम 3 किलोमीटर में आ गए तो प्लस 8 और हमसे लेगा। जब 23 में 8 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे? 31। और जब चौथे किलोमीटर में हम लोग आ गए तो भैया 8 और लेगा, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए वो 8 रुपया लेता है। तो मेरे कितने हो जाएंगे? 39 रुपए। यहां तक बात समझ में आई? तो लिखते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो आएगा A1, जो प्रथम किलोमीटर के लिए निकलेगा ये क्या निकलेगा? A1 कितना है हमारा? 15 रुपए। 15 रुपए दे रखा ना। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया जो A2 आएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या है? 15 तो पहले के लिए हमें पड़ गए, जब दूसरे में प्रवेश करूंगा तो 8 और लेगा ना, तो प्लस 8। तुम्हारे कितने होंगे? 15 8 30, क्योंकि 15 5 20 बचे 3 23 रुपए। ओके। जब तीसरे किलोमीटर में जाऊंगा मैं तो इसको क्या बोलेंगे? A3। 2 में तो हमसे 23 पड़ गए, 23 प्लस 8 और लेगा तो कितने हो गए? 23 और 8 31 रुपए। जब चौथे किलोमीटर में जाऊंगा तो A4, तो A4 तो 31 तो हमसे पहले पड़ गए, 8 और लेगा भैया तो कितने आ जाएंगे? 39 रुपए। 4 ही किलोमीटर रहने दे, इससे से मेरा आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब समझ चुके आप लोग? जब 1 किलोमीटर गए 15 रुपए, जब दूसरे किलोमीटर में तो 8 और लेगा, 15 30, तीसरे में 23 8 31, चौथे में 31 8 39 रुपए। इतने रुपए उसने हमसे ले लिए। अब इनका सारवांतर निकालते हैं। सारवांतर डी, तो सबसे पहले हम D1 निकालते हैं। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है? A2 ये है 23 और A1 क्या है? 15। जब से हम 23 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? 8। D2 सूत्र होता है A3 माइनस A2। A3 मेरा क्या है? A3 ये है 31 और A2 क्या है मेरा? A2 ये है 23। जब 31 से 23 जाएंगे कितने बचेंगे? 8। D3 निकाल लेते हैं। D3 क्या होता है? A4 माइनस A3। A4 मेरा क्या है? 39 और A3 क्या है? 31। जब 39 से 31 जाएंगे तो 8 बचेंगे। तो हमारा D सभी में समान दिख रहा है ना, सारवांतर। और AP वही होता है जिसमें सारवांतर समान हो। तो लिखेंगे D1 बराबर D2, अरे D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी सारवांतर समान है। क्या लिखेंगे? सारवांतर समान है, अतः यह AP है। अतः यह AP है। पुनः एक बार समझते हैं क्या दिया हुआ था। स्थितियों में संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो क्यों है ये भी बताना है, तो है क्यों। तो 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, 1 किलोमीटर के लिए तो 15 था, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए।
जितना हम अतिरिक्त चलेंगे उतना हमसे 8 प्लस वो करता जाएगा, समझे। तो 1 किलोमीटर के लिए 15 A1, 2 किलोमीटर के लिए A2 15 प्लस 8 23, A3 क्या आएगा 23, यानी तीसरे में जब आएंगे तो 23 तो ले लिया, 23 प्लस 8 31, चौथे में 31 प्लस 8 49। तो हमने डी सारवांतर जब निकाला तो D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी 23 माइनस 15 8 आया। D2 हमारा A3 माइनस A2 31 माइनस 23 8 आया, और D3 A4 माइनस A3 49 माइनस 31 बराबर 8 है। तो D1 बराबर D2 बराबर D3, तो सारवांतर समान है, अतः यह AP है। ये दिया हुआ ना, सूची AP है, और क्यों, तो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सारवांतर समान है, इसीलिए ये AP है, क्योंकि सभी का मान 8 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब सवाल की लैंग्वेज देखो क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, कोई एक ये बेलन ले लो, इसमें हवा उपस्थित है, क्या है, हवा, एयर। जबकि वायु निकालने वाला पंप, इसमें एक, जैसे पंप से हवा भरते हो ना, तो एक नली यहाँ पर लगी होती है, ये वायु निकालती है, निकालने प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, जो इसमें शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। कहने का मतलब ये है, कोई एक पंप है, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा, उसमें हवा तो होती है, पंप है, हवा उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, जितनी बार हम पंप को मारेंगे उतनी बार वो 1/4 हवा बाहर निकाल देगी। जैसे एक हवा थी, माना मैंने एक हवा थी, उसमें एक पंप मारा, 1/4 उसका बाहर निकाल दिया, फिर दोबारा 1/4, फिर बाहर निकाल, जो शेष हवा बची उसका भी 1/4 निकलेगा, फिर पंप मारेंगे, फिर 1/4, फिर पंप मारेंगे, जितना बचता जाएगा उसका 1/4 निकलता जाएगा, समझे। तो क्या लिखेंगे हमने, माना बेलन में उपस्थित हवा, 1 2 3 XYZ मानो, सवाल में हल हो जाएगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते क्योंकि NCERT किताब में आंसर V से दिया है, तो उसने V माना है, कोई समस्या नहीं, आप XYZ ABCD 10 12 25 जो मानना चाहते वो मान लें, NCERT के मुताबिक मैं भी V ही मानता हूँ। माना बेलन में उपस्थित हवा V, जो कि मेरा ये A1 हो जाएगा, A1 बराबर V। फिर क्या है, शेष हवा का 1/4 बाहर करने पर, हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर, जब हम, ये मेरा A2 बन जाएगा, जब 1/4 भाग बाहर करेंगे, यानी इसे घटा दो, तो इसमें उपस्थित कितनी है, V है, हमें कम कितनी करनी है, 1/4, तो देखो इसकी इसमें गुणा करो, 4V के संग में करोगे तो 4V आएगा माइनस 1/4, तो 4 से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 3V/4, हमारी A2 आ गया। अब क्या लिखेंगे, शेष, अभी हमारे में 3V/4 शेष हवा बची हुई है पंप में, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर, जब शेष हवा का हम 1/4 भाग बाहर करेंगे, ये है मेरा A3, शेष हवा कितनी है, 3/4V, हमें बाहर कितनी करनी है, 3/4V की 4वां हिस्सा, तो 3/4V, और इसका 1/4, तो इसके भी बटे में हम 4 लगा देंगे। अब आप कंफ्यूज ना होना, जैसे बोलते हैं ना 1/4 हिस्सा होंगे इसमें, कभी कभी गांव में जब किसी का बंटवारा होता है या 4 भाई हों तो क्या बोलते हैं, 1/4 हिस्सा, 8
समझ लो 8 चीज है तो 1/4 ऐसे कैसे करेंगे भाई, उसके बटे में 4 लगाएंगे तभी तो कहेंगे दो दो हिस्से पे आ जाएंगे भाई, बटे में 4 लगाते, 1/4 का मतलब यही है कि 1/4, एक चीज में 4 हिस्से तो 1/4, 16/4, यानी 16 चीज में 4 लोग हिस्सेदार हैं। तो मैंने वही तो किया कि 3/4 तो थी ही थी, इसमें 4 हिस्सा में बाहर निकालना है 1/4, तो मैंने 4 से भाग दे दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो अब ए बराबर ये 3v, इसको यहाँ पे हल करता हूँ, 3v/4, 3v, अब ये इसके संग में गुणा कर लेगा, 4×4 16, तो देखो क्या बनेगा, 3v 3v बराबर है, लेकिन ये 16 है ये 4 है, तो हम लोग हर बराबर करेंगे ना, हर बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुणा करें, 16 है तो फिर 4 से हम इसमें भी गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3×4 12, माइनस ये क्या रहेगा 3v/16, तो A3 मेरा क्या निकल आएगा, इधर लिख देते हैं, A3 12 से 9 गए, 12 से 3 गए तो क्या बचेगा 9v/16, A3 मेरा आंसर शायद यहीं से आ जाएगा, आगे निकालने की हमें जरूरत नहीं। यदि A4 निकालते हैं तो 9v/16 और माइनस 9v/16/4 भाग दे देंगे, वहां निकल आएगा। अब हम लोग D निकालते, सार्वंतर D, तो D1 निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या है 3v/4, A2, A1 क्या है v, तो तिरछे गुणा कर दो 3v, 4 की तो 4v/4, तो मेरा क्या आ जाएगा D1, भाई D1 मेरा यही तो आएगा, 3v से 4v जाएगा तो माइनस का 1v, 1v लिखो या v लिखो /4 अब D2 निकालते हैं, D2 इधर निकाल देते हैं, D2 क्या होता है A3 माइनस A1, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होगे, D1 यहाँ निकाला और D2 यहाँ निकालने जा रहे हैं, समझ दे रहना, ठीक है, A3 माइनस A2, तो A3 मेरा क्या है 9/16v बराबर 9/9v/16, माइनस A2 मेरा ये है 3v/4, 3v/4, अब देखो इसके हर बराबर करने तो 4 से इसमें गुणा कर दो, कोई समस्या वाली बात है ना, 9v 3×12/16, अब 9v से जब 12v जाएगी क्या बचेगा, माइनस का 3v, भाई 9 3 12/16, ये क्या निकलेगा D2। अब देखो D1 मेरा माइनस v/4 और D2 मेरा माइनस 3v/16, क्या ये D बराबर है, यानी कहने का मतलब सार्वंतर मेरा बराबर नहीं है, अतः ये AP नहीं होंगे, D1 बराबर नॉट D2, अतः यह AP नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। ओके, पुनः एक बात समझा रहा हूं बिल्कुल डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप समझना, कुछ भी दिमाग से बाहर नहीं जाएगा, सीधा आपके दिमाग में समझना। क्या बता, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई एक बेलन पंप है जिसमें हवा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की जो वायु निकाल बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, जितनी बार हम पंप मारेंगे 1/4 हवा बाहर निकलेगी, फिर जो बची 1/4 उसका बाहर निकल जाएगी, फिर जो बची उसका भी 1/4, जितनी बार हम पंप मारेंगे उतनी बार 1/, ऐसे ये कोई पंप है समझो, सीधा समझना आराम से, ये एक पंप है, इसमें हवा उपस्थित है, माना मैंने इसमें हवा एक उपस्थित है, तो जब मैंने पंप मारी ऊपर से तो इसका जो एक हवा इसमें थी उपस्थित 1/4 भाग बाहर निकल गया,
कहने का मतलब अब इसमें बची 75%, 0.75, 25 निकल गए, 1/4 वही तो होता। अब जो बची है इसमें शेष हवा, जब एक पंप को मारेंगे उसका भी 1/4 निकलेगी। अब जो बची फिर मारेंगे उसका भी 1/4 निकलेगी, फिर जो बचेगी फिर पंप मारेंगे उसका भी 1/4, जितनी बचती जाएगी उसका 1/4, जितनी बचेगी उसका 1/4 हवा बाहर निकलती जाएगी। तो माना बैलन में उपस्थित हवा A1V, क्योंकि आंसर V से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर जो हमारा A2 आएगा, तो V तो पहले थी, -1/4 बाहर कर देंगे तो 4V बटे -1/5। तो देखो 4 की V में करो तो 4V -1/4, तो 4 से 1 गया तो 3V/4 बचा। शेष हवा का जो बची है ना, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर करने पर A3 आएगा, तो 3V/4 तो थी, अब इसी का तो 1/4 बाहर निकलेगा भाग, तो -3V/4 और बटे 4, क्योंकि 1/4 हमें बाहर निकालना है। तो देखो 3V/4, अब 4 चक्कू 16, इनके आपस में गुणा हो गए तो 3V/16। अब यहाँ पे हमें हर बराबर करने के लिए मैंने इसमें 4 से गुणा कर दिया, तो ऊपर नीचे दोनों में, तो ये 4 × 12 -3V, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 हर सेम है तो बटे 16, तो A3 12 से 9 गए, 12 से 3 गए तो 9V/16 निकला। अब हमें सार्वंतर D निकालना है, तो सार्वंतर D1 A2 - A1, तो A2 मेरा 3V/4 है, -VA1 है। तो देखो 3V 4 की V में करो ऐसे तिरछे गुणा, तो 4V/4, तो D1 बराबर 3 से 4 जाएंगे तो माइनस का V/4 बचा। D2 जब निकालें तो A3 - A2 सूत्र होता, तो A3 मेरा क्या है, A3 9V/16 और A2 3V/4, 4 चक्कू 16, यहाँ पे 16 करने के लिए मैं 4 से गुणा करने, ऊपर नीचे मैंने कर दी, तो 9V 3 चक्कू 12V/16, तो D2 जब 9 से 12 जाएंगे तो माइनस के 3V/16। अब देखो यहाँ पे D1 V/4, D2 -3/16, क्या सार्वंतर समान है, क्या D समान है, D समान नहीं है, D1 बराबर D2 बराबर नहीं, सार्वंतर समान नहीं, अतः यह AP नहीं है। लेने को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हम इसकी PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में दे रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में। आप लोग आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वहां से इसके आप लोग PDF पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों। क्या कह रहे हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब ये समझो, एक जब कुआं खोदा जाता है तो उसमें लागत आई, जब हम 1 मीटर कुआं खोदते हैं तो 150 रुपये 1 मीटर के लेते हैं, उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, उसके बाद में जब दूसरा मीटर आप खुदवाएंगे हमसे तो 50 रुपये और लेंगे, 150 तो पहले के थे, 150 इसमें प्लस 50 यानी 200 पर जाएंगे। जब अगले मीटर में जाएंगे 50 और 200 में 50 जोड़ो 250, जब अगले में और तो 50 और बढ़ते ही जाएंगे, जो पहले का वो तो रहेगा प्लस 50 बढ़ते जाएंगे, समझ गए। तो आप लोग एक जानकारी बता दें कि आप लोगों के घरों में जो बड़े भाई हों, आप लोगों के जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों सरकारी नौकरी की, तो उनके लिए हम जल्द एक नोटिफिकेशन वाला लेके आने वाले हैं वीडियो, कि हर नौकरी की अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा, कौन सी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसका सिलेबस है, क्या पात्रताएं हैं, क्या उम्र, क्या आप लोग छूट मिलने वाली, सारी जानकारी A to Z लेकर के आएंगे इसी चैनल पर केयर स्टडी सेंटर में, और हो सकता है तो जल्दी कंपटीशन की भी क्लासें लेके आऊं। तो समझते हैं, जैसे कोई एक कुआं है, अपने जो तैयारी करने वाले उनको जरूर बताना आप लोग, माना एक कुआं है ये, ठीक, प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए कुआं खोदने में आएगा, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए 150। भाई कुआं कहाँ से खोदा जाता है, ऊपर से ही तो खोदोगे, फिर नीचे से खोदने लगोगे, कुआं तो यहाँ से खोदोगे तभी तो कुआं बनेगा, भाई जमीन से ही खोदना चालू करोगे तभी तो कुआं बनेगा, कुआं का पहले बन जाएगा। तो जब हम पहला मीटर खुदाई करते हैं, ये 1 मीटर, तो 150 रुपये हमसे लेगा, 150, समझ गए। जब हम दूसरे मीटर में प्रवेश करेंगे खोदने के लिए कहता है, तो हम 50 रुपये बढ़ती जाती, खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो हम कहेंगे नहीं भैया
अब हमें 50 अतिरिक्त और देने होंगे आपको। जब हम 50 और करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 150 प्लस 50, यानी 200 रुपये हमें देने पड़ेंगे। जब हम तीसरे मीटर में प्रवेश करेंगे तो कहेंगे भैया 50 और हमें चाहिए, यानी 200 प्लस 50 250। जब हम चौथा मीटर खोदने में लगाएंगे तो 50 और बढ़ जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब 300। आप लोग समझ चुके, 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो माना प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, इसको हम लोग A1 मान लेते हैं। कितनी है, 150 रुपये। तो दूसरे मीटर में क्या होगी, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत A2, क्या 150 तो पहले से है। अब की बार में क्या कहा उसने कि 50 बढ़ती जाती, तो मैंने 50 और बढ़ा दी, तो कितनी हो गई ये, 200। तीसरे मीटर की खुदाई की लागत A3 निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, 200 तो हो गई है दूसरे में। तीसरे में हमने कहा नहीं भैया 50 रुपये और हम एक मीटर पे बढ़ाएंगे तभी खोदेंगे, आपको देना पड़ेगा। तो 50 और जब बढ़े तो कितना हो जाएगा, 250। इतने से शायद मेरा काम चल जाएगा, और निकालना चाहो तो 300, 350, 400, 450, 500 ऐसे बढ़ता ही जाएगा। जितने किलोमीटर हम खोदते जाएंगे कुआं का 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से हमारी बढ़ता चला जाएगा पैसा। तो A1 150, A2 200, A3 250। अब हम सार्वांतर हमें निकालना है, सार्वांतर क्या निकालना, सार्वांतर क्या होता है, D। पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 निकालने के सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना है, 200 माइनस A1 150, कितना आया, 50 आया। D2 A3 माइनस A2, D2 मेरा कितना है, A3 250, A2 200, कितना आया, 50। ओके, तो हम लिखेंगे D1 बराबर D2, यानी कि सार्वांतर समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। यह AP किस लिए है, क्योंकि इसका जो पदों के बीच का अंतर है 50 जो कि समान है, इसलिए यह AP है। देखो मैंने माना प्रथम मीटर खुदाई की लागत A1 150 है, A1 तो 150 है ही है, ये तो कोई कहने वाली बात है नहीं। फिर क्या, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, जितना मीटर हम अधिक खोदेंगे 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बढ़ती जाती है। दूसरे मीटर की खुदाई A2 150 प्लस 50 बाई 50 बढ़ा दिए, 200 हो गए। तीसरे मीटर में A3 200 तो थी, 50 और बढ़ाएंगे तो 250 हो गए। तो D1 निकाला A2 माइनस A1 होता, A2 200, A1 150 आया। D2 निकाला A3 माइनस A2, A3 मेरा कितना है 250, A2 200 बराबर 50 आया। तो D1 बराबर D2 सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। यह AP किस लिए, क्योंकि सार्वंतर समान है, D का मान दोनों में समान है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग क्वेश्चन 3 भी समझ में आया होगा। इसके पार्ट 4 में चढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का देखते हैं। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमें यह बताना है इसमें ये AP है या नहीं है, वो भी क्यों है। ओके, तो खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 1,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। माना प्रथम वर्ष की राशि, क्या लिखेंगे हम, माना प्रथम वर्ष की राशि A1, क्या माना 10,000 इकाई 2.5, और मैंने माना 10,000। समय मेरे पास कितना है
एक वर्ष बता रहा ना, वार्षिक 1 वर्ष हो गया। दर 8% दे रखी, 8%। तो दूसरे वर्ष का पहले हम ब्याज निकालें। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। मूलधन मेरा कितना है? 10,000। मूलधन 10,000, समय 1 वर्ष, दर 8% भाजित 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब देखो 8 की 0 में करोगे तो 0 ही 0 आएगा, 8 की 1 में करोगे तो 8। दूसरे वर्ष का ब्याज जो आया मेरा 800 आया। अब दूसरे वर्ष की राशि क्या बनेगी, जरा गौर से समझे ना। दूसरे वर्ष की राशि, ये मेरा A2 निकल आएगा। दूसरे वर्ष की राशि क्या बनेगी भाई? पहले वर्ष की 10,000, अब इसमें ब्याज जोड़ दो 800, तो दूसरे वर्ष की राशि क्या बन जाएगी? 10,800। ये मेरा E2 निकल आया। अब तीसरे वर्ष का ब्याज हम देखें। तीसरे वर्ष का ब्याज सूत्र यही, मूलधन इंटू समय बटे इंटू दर बटे 100। तो मूलधन अब क्या, पहले तो मेरा 1,000 था, लेकिन अब ब्याज सहित क्या हो गया? 10,800। भाई अब तो मेरा ये हो गया, समय 1 दर 8 बटे 100। इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट। अब 8 की 8 में गुणा, 1 का कोई महत्व नहीं, 1 से जितनी संख्या में गुणा करोगे तो वही आएगा। तो 8 की 8 में को 8 ही 64 के 4 राही बची 6। अब 0 है तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा, 8 कम 8। तो तीसरे वर्ष का ब्याज जो निकला 864 निकला मेरा। ओके, तो तीसरे वर्ष की राशि मेरी क्या निकलेगी? तीसरे वर्ष की राशि जो मेरी A3 निकल आएगी। तो दूसरे वर्ष की राशि मेरी 10,800 थी, प्लस हमें कितना मिला ब्याज? 864। 864 तो जोड़ दो भाई, 4 को 0 में जोड़ोगे क्या आएगा? 4 आएगा। 6 को 0 में जोड़ोगे 6 आएगा। अब 8 को 8 में 8 नहीं 16, 6 दाई बची 8। और यहाँ पे रुक जाओ, कुछ गड़बड़ है। 8 को 8 में, तो यहाँ पे 0 तो 1, 1 तो 1। A3 11,664 निकल आया मेरा। यहाँ तक ओके। अब हम अपना सार्वंतर D निकाल लेते हैं, सवाल हल हो जाएगा। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 निकालने का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 मेरा क्या है? A2 दूसरे वर्ष की राशि 10,800, 10,800। और A1 क्या है? 10,000, 10,000। तो मेरा D1 क्या निकलेगा भाई? 10,800 से जब 10,000 घटाएंगे तो 800 बचेगा। D2 निकालते हैं, देखो D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 11,664, 11,664 माइनस A2 10,800, 10,800। अब घटाएंगे तो D2 क्या आएगा? देखो 4 से 0 गया 4, 6 से 0 गया 6। अब 8 से 6 से 8 जाता नहीं, इसमें से ली दहाई बनेगा। तो यहाँ पे 16, 16 से 8 गया तो 8, यहाँ पे 0 बचा, 0 1 से 1 गया 0। तो D2 मेरा क्या बचा? 864। ये देखो मेन चीज, ये देखो D1 मेरा 800, D2 864, क्या सार्वंतर बराबर है? कहने का मतलब तो नहीं, तो लिखेंगे D1 बराबर नहीं है
D2 यानी सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अतः यह AP नहीं है। पुनः एक बार समझा रहा हूं, बिल्कुल सही तरीके से समझना, आराम से। मैंने प्रथम वर्ष की राशि क्या मानी, A1 10,000, समय 1 वर्ष क्योंकि वार्षिक दे रखा, दर 8% हमें दे रखी है। दूसरे वर्ष का ब्याज निकालें तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 होता सूत्र। तो मूलधन मेरा 10,000 इंटू 1 समय 1 वर्ष है इंटू 8 दर मेरी 8% बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 की इसमें 100 में गुणा करोगे 800 आया। तो दूसरे वर्ष की राशि A2, तो 10,000 पहले वर्ष की राशि थी, हमें उस पर 800 ब्याज मिल गया तो 10,800 हो गया। तो तीसरे वर्ष का ब्याज मैंने वही सूत्र लगाया, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 की इसमें गुणा की 864 आया। तीसरे वर्ष की राशि A3, भाई मेरी A 10,800 हो गई थी, मैंने ब्याज उसमें 864 जोड़ दिया तो क्या हो गया 11,664। तीसरे वर्ष में मेरी जो मूलधन था 11,664 ब्याज सहित हो गया। अब हमें D1 निकालना, A2 माइनस A1, तो A2 मेरा क्या है, A2 ये है देखो 10,800 और माइनस जब A1 करेंगे 10,000 तो D1 क्या निकलेगा मेरा 800 निकलेगा। तो D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 क्या है मेरा 11,664 और A2 क्या है 10,800, तो D2 क्या निकलेगा 864। अतः D1 बराबर D2 नहीं है, यानी सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। AP कब होता, जब D1 भी 800 था D2 भी 800 होता, तब या तो फिर D1 864 था तो D1 भी 864 होता। जब दोनों का अंतर, जब D1 D2 बराबर होते हैं तभी हमारा AP होता है, अन्यथा AP नहीं होता। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते, ये 1 का पार्ट 4 था, और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। AP के प्रथम 4 पद लिखो। तो AP हमें दी हुई, इसके प्रथम में 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। हमें यानी A और D का मान दिया हुआ है, ये सवाल बोल रहा है। तो हमें A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 10, तो हमें इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो A का मतलब होता है A1, 10 दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रथम 4 पद। तो A1 तो मेरा 10 दिया हुआ है, देखो। तो A2 मेरा क्या हो जाएगा, A2 A1 प्लस D। भाई जो अंतर होता है A1 में, जब अंतर सार्वंतर जोड़ेंगे तभी तो A2 आएगा। तो A1 मेरा कितना है 10 है, प्लस D 10 बराबर 20। A3 क्या आएगा A2 प्लस D। A2 मेरा कितना है 20 है और D का मान कितना है 10 बराबर 30। A4 क्या मेरा आएगा A3 प्लस D, और A3 मेरा 30 है प्लस D 10 है बराबर 40। इसका और भी एक सूत्र होता है, दूसरा बता हिंट देते रहा हूं, जैसे A2 निकालना, A1 तो 10 है ही है, A2 निकालना है तो लोग क्या करते हैं, देखो A प्लस 2D, A प्लस 2D, A है, A का मान देखो 10 है, प्लस 2 गुणे में 10 तो बराबर क्या आ जाएगा भाई 10 है, 10 प्लस 2 दामन 20 बराबर 30। प्लस नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। A प्लस A2, तो 2D नहीं लिखते हैं, 2D नहीं लिखा जाता है, A2 कुछ भूल रहा हूँ शायद। प्रथम 4 पद A1 तो 1 है, 10 होगा, A2 A1 प्लस D। भाई A1 में सार्वंतर जोड़ दो 10 तो ये हो जाएगा। तो A1 10 है और प्लस 10 D का मान तो 20 आ गया। A3 क्या निकलता है A2 प्लस D सार्वंतर से, तो A2 मेरा 20 आया प्लस D तो 30 आ गया। A4 A3 प्लस D, A3 मेरा 30 है प्लस D सार्वंतर 10 तो 40 आ गया। अब A1 10
A1 ए होता है, देखो दूसरा सूत्र शायद ये होता है, जगह A1 तो 10 है, A2 ज्ञात करना तो A प्लस डी, तो A मेरा 10 है प्लस डी मेरा 10 है बराबर 20। यदि A3 ज्ञात करना तो A प्लस 2D, A प्लस 2D, क्योंकि एक ये ए आ गया और 2D ये, तो A मेरा 10 है प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 2 दामन 20 बराबर 30। तो देखो A1 10 था, A1 10 है, A2 20 था, A2 20 है, A3 30 था, A3 30 है। तो चाहे आप ये फार्मूला लगाएं, यानी A1 A2 बराबर A1 प्लस डी, या जो पद निकालना है उसके पहले वाला पद प्लस डी, सार्वंतर जोड़ते वो पद निकल आएगा, या ये निकालें जो सा पद निकालना है उसमें A प्लस उससे एक कम D से गुणा कर दे, जैसे A2 निकाल A3 निकाल तो A प्लस 2D, या ये से A3 A2 प्लस D, बात एक है, आंसर सेम आएगा। मैंने दोनों विधि आपको बता दें, चाहे आप ये लगाएं या ये लगाएं। इसमें देखो प्रथम चार पद, प्रथम चार, A1 क्या आ जाएगा -2, A2 क्या होता A1 प्लस डी, तो A1 मेरा क्या है -2 प्लस डी क्या है 0, तो क्या आ जाएगा -2। A3 निकालना है A2 प्लस डी, A2 मेरा क्या है A2 -2, A2 -2, D का मान 0 बराबर -2। A4 हमें निकालना है तो A3 प्लस डी, A3 का मान -2, D का मान 0 बराबर -2। इसमें सारा मान -2 आ गया। 3 पे चलते हैं, क्या लिखेंगे, प्रथम चार पद, A1 बराबर 4, ये दिया हुआ है। A2 क्या करेंगे A1 प्लस डी, A1 मेरा 4 है, D सार्वंतर -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे, तो 4 है ये माइनस का 3 है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, भाई 4 से 3 गया, एक आया A3 A2 प्लस डी, A2 मेरा क्या है 1 है, प्लस D कितना -3, जब 1 से -3 जाएगा क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, भाई 1 से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। A4 A3 प्लस डी, A3 क्या है -2 प्लस, और डी क्या है -3, ये माइनस क्या हो गए, फिर आ जाएगा स्लाइड में, जैसे -2 प्लस -3, अब तो नहीं समस्या होगी, माइनस माइनस प्लस, 3 2 -5। तो यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। पुनः एक बार एक क्वेश्चन समझा तो बाकी तो समझ जाओगे, जैसे यही वाला समझाते रहा हूँ। प्रथम 4 पद, तो A1 मेरा 4 हो गया, A2 क्या होता है D1 प्लस A1 प्लस डी, तो A1 4 और D1 और D में 3 दिया, तो 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा। A3 बराबर A2 प्लस डी, तो A2 में 1 दिया हुआ है प्लस D का मान -3, तो 1 से माइनस का 3 जाएगा तो माइनस के 2 बचेंगे। A4 A3 प्लस डी बराबर, तो A3 -2 और D का मान हमें -3 दिया, तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, माइनस के 5 हो गए, तो ओके। और इसके अलावा एक दूसरा सूत्र ये भी होता है, जैसे हमें A2 निकालना है तो A प्लस डी, A3 निकालना A प्लस 2D, यदि हमें यहाँ पे A4 भी निकालना होता है A4, तो A प्लस 3D, जी चाहे आप इस सूत्र से लगाएं या ये इस सूत्र से, बात एक आंसर एक आएगा, जो मर्जी आपकी आप लोग वो यूज कर सकते हैं। आगे हालांकि इसका भी काम आएगा इसी सूत्र का, लेकिन अभी लग आप ये लगाए वो लगा, आपको जानकारी दोनों होनी चाहिए, जो आपको सही लगे आप लोग वो लगाइए। इसके 5 पार्ट हैं, मैंने 1 2 3 करा दिए, 2 और बच्चे आगे उनको भी देखते हैं। देखो हमें A1 ये दिया हुआ, यानी प्रथम पद -1 सार्वंतर 1/2, तो प्रथम 4 पद हमें लिखना है, प्रथम 4 पद, ओके। तो A1 हमें दिया रखा -1, A2 क्या होता
A1 प्लस डी। तो A1 मेरा क्या है -1 प्लस डी क्या है 1/2। अब देखो इनके आपस में तिरछे गुणा करो, 2 1 कम तो -2 22 की इसमें करो गुणा, तो -2 +1/2 तो बराबर यहाँ पे आ जाते हैं, 2 से 1 जाएगा तो 1/2। ओके, A3 निकालते हैं, ये A2 निकला है, A3 निकालने क्या है A2 प्लस डी। तो A2 मेरा 1/2 निकला प्लस डी का मान क्या है 1/2। हर बराबर तो कोई समस्या नहीं, 1 और 1 2/2, 1 कम 2 बराबर 1। भाई हर समान है। A4 क्या मेरा होता है A3 प्लस डी। A3 मान मेरा 1 है प्लस डी का मान 1/2 है, तो इनके आपस में तिरछे गुणा कर दो, 2 1 कम 2 प्लस 1/2, तो 2 और 1 3/2 मेरे चारों पद निकल आए। देखो प्रथम पद तो हमें -1 दिया था, A2 निकालने के लिए A1 प्लस डी, A1 -1 प्लस A2 1/2। भाई 2 1 कम 2 -2 हो गया प्लस 1/2, तो -2 प्लस का 1, कुछ तो गड़बड़ है भाया, क्योंकि यहाँ पे -2 यहाँ पे प्लस का 1, तो -1/2 बचेगा, -1/2। फिर A3 निकालने के लिए A2 प्लस डी, A2 में -1/2 दिया हुआ है और प्लस 1/2, जब माइनस और प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पे 0 कैंसिल आउट करो, या ये -a प्लस 0 तो बचेगा A4 A3 प्लस डी, और A3 मेरे पास तो भैया जी 0 है यार, 0 है प्लस 1/2, डी का मान 1/2, तो बराबर भाई 0 में 1/2 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ तक ओके। क्वेश्चन नंबर अगले पर, प्रथम 4 पद A1 -1.25, A2 A1 प्लस डी, A1 हमारे पास -1.25 प्लस डी, लेकिन माइनस का 25 है तो प्लस माइनस 0.25। तो देखो एक एक स्टेप हल करूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। -1/25 प्लस माइनस क्या बना देगा इसको -0.25। चाहता मैं डायरेक्ट बता देता यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन आप लोग फिर प्लस से लगाया मैंने माइनस। अब बता दीजिए ये प्लस ये माइनस गुणा करके माइनस बना दिए बराबर। अब ये माइनस प्लस बनाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के, तो माइनस भाई 1.25 में जब 25 जोड़ेंगे क्या बनेगा 1.50 बचेगा, लेकिन बनेगा माइनस का। देखो यहाँ पे 1.25 और 0.25, 5 5 0, 5 10 का 0 बची 2 1, तो दोनों 4 है 1 5 और 1 1.5, लेकिन माइनस में। A3 A2 प्लस टी, A2 मेरे पास क्या है माइनस का 1.50 प्लस -0 डी, तो यहाँ पे डायरेक्ट अब माइनस लगा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा 0.25 प्लस माइनस, लेकिन रहेंगे माइनस के 1.75। भाई 50 में 25 और जोड़ दो 75 हो गया, 1.4 क्या आ जाएगा A3 प्लस डी। A3 का मान -1.75 वो प्लस की जगह पे हम लोग माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस का 0.75 है, यहाँ पे 25, तो टोटल माइनस का 2.0 आ जाएगा। ओके, देखो A1 1.25 माइनस क्या दिया हुआ था हमें, A2 निकाला हमने तो A1 प्लस टी, तो A1 मेरा क्या है 1.25 प्लस डी मेरा क्या है -0.25, तो मैंने एक बार प्लस लगा दिया, बाकी में सब में माइनस ही लगाया, तो ये प्लस ये माइनस करके माइनस बना दिया, बाकी संख्या सेम है। जब आपस में माइनस माइनस प्लस तो -1.50 हो गए। A3 निकालना है तो A2 प्लस डी,
A2 मेरा -1.50 और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बनाता है इसलिए डायरेक्ट माइनस लगा दिया, 0.25, तो 1.75 हो गया। तो A4 A3 प्लस डी, A3 मेरा क्या है 1.75 माइनस का और माइनस 0.25, क्या बना दिया मैं पूरा पूरा 2 बना दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वही लास्ट होगा इस पार्ट 1 का। ओके बच्चों, यानी प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 में। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 जो बचा हुआ पार्ट 2 में लेके आएंगे। एपी, प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वधातुक डी लिखो। कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में देख के हमें पता लग रहा होगा कि प्रथम पद ये होगा, सार्वधातुक 3 से 1 से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा। तो लिखते हैं पहले, देखो इसमें A1 क्या हुआ 3, A2 1, इससे कम हवा चल जाएगा। प्रथम पद यानी A1, प्रथम पद A1 क्या है 3 है। सार्वधातुक D1 क्या होता है A2 माइनस A1, A2 मेरा क्या है 1 है, माइनस A1 क्या है 3 है। जब 1 से 3 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, जो कि सार्वधातुक होगा मेरा। समझ चुके आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, A1 -5, A2 -1, प्रथम पद A1 -5, हमें प्रथम पद A1 -5, सार्वधातुक D1 निकालना, तो A2 -A1, A2 हमें क्या दिया हुआ है A2 -1 और माइनस A1 5 -5, तो आराम से समझना। देखो -1 माइनस माइनस गुणा होकर क्या बनाएंगे +5, तो जब 5 से 1 जाएगा क्या बचेगा 4, तो जो सार्वधातुक आया वो क्या आया मेरा 4 आया। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, A1 1/3, A2 5/3, तो प्रथम पद A1 1/3, D1 A2 -A1, A2 हमें क्या दे रखा है 5/3, A1 1/3, हर बराबर है, तो 5 से 1 गया, देखो 5 - 1/3, तो बराबर 5 से 1 गया 4/3, ये क्या निकलेगा सार्वधातुक यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, A1 हमें 0.6 दे रखा है, A2 1.7 दे रखा है, तो प्रथम पद A1 0.6, तो D1 क्या होता है A2 -A1, तो A2 मेरा क्या है 1.7 माइनस A1 मेरा क्या है 0.6। जब हम लोग 1.7 से 1.6 घटाएंगे तो 7 से 6 के 1 बचेगा 1.1, ये क्या मेरा आ जाएगा सार्वधातुक। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इनको डिब्बे में बंद कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में कोई समस्या ना हो कि कौन सा सार्वधातुक है और कौन सा मेरा प्रथम पद है। इसमें प्रथम पद बताओ आप लोग कौन सा सवाल समझा दूं, एक बार समझा दूं रिपीटेड मोड में, कोई ले लो। देखो मैं एपी के प्रथम पद, और प्रथम पद जानते हैं हम A1 जो सबसे पहले दिया होता है। सार्वधातुक पूछा, सार्वधातुक जानते हैं हम D1 तो A2 -A1, D2 तो A3 A2, यानी कि दी जो होता दोनों पदों के बीच का अंतर होता है। तो प्रथम पद देखो A1 3, सार्वधातुक D हमें पता होता है जब A1 3 मेरा होगा, सार्वधातुक D पूछा यानी D1, तो D1 क्या होता है A2 -A1, D1 A2 -A1, तो A2 मेरा 1 है 1 और D2 मेरा कितना माइनस का 3, तो माइनस D2 हमारा 3 है तो 3, A2 -A1 तो 1 - 3,
तो सर्वांतर क्या निकला माइनस का 2, क्योंकि जब 1 से -3 घटाएंगे तो माइनस का 2 निकलेगा। दूसरा समझा दे रहा हूं, तो देखो A1 हमें -5 दे रखा है, A2 -1 दे रखा। तो प्रथम पद यदि हमें ज्ञात करना है तो प्रथम पद तो हमारा पहला हो गया A1 -5। D1 क्या होता है A2 -A1, A1 जो है माइनस का 1 है, नहीं A2 माइनस का 1 है और A1 माइनस का 5 है, तो यहाँ माइनस तो माइनस, माइनस का 5 माइनस का 5, तो -1 माइनस माइनस प्लस 5। तो जब प्लस के 5 से एक माइनस का जाएगा तो क्या बचेगा सारांतर 4, तो डी जो बचेगा हमारा सारांतर 4 निकला है। इसी प्रकार से हम आगे भी निकाल लेंगे। आप लोग लगा के तो बता ही चुके हैं आप लोग अपना, आप इतना तो आप लोग समझ चुके होंगे। बस A1 प्रथम पद होगा और D2 जो सारांतर हो रहा है D होता है, यानी A2 -A1। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो कमेंट में जरूर बता देना, उसकी पुनः एक वीडियो बना दूंगा डिटेल से उसी की से, जो आपको ना समझ में आया हो। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, कम से कम 4-5 लोगों के पास तो अवश्य भेजें, क्योंकि मैं वहां तक चैनल को नहीं शेयर कर सकता जहां तक आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो साइंस की भी क्लास चालू हो चुकी है अब। तो आप लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।